बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशंस में से अब तक जो डिस्कशन की है उसमें कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, हम लोग इनकी डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये टोटल 7 हो चुके हैं। हम लोगों ने ना 10 डेफिनेशन जो याद रखी है। अगर ये 10 डेफिनेशन अच्छे तरीके से ना तो फिर ऐसे समझ लें जैसे अकाउंटिंग ने चलना शुरू कर दिया है। अभी अकाउंटिंग ने चलना नहीं शुरू किया, उसमें नेक्स्ट जो हमारे पास इससे पहले वाली सारी डेफिनेशंस क्लियर होंगी सब बच्चों को। क्या बात, गुड। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव से मुराद होता है कैश का आउटफ्लो, मतलब आप किसी चीज के लिए पे कर रहे हो, लेकिन वो आउटफ्लो किस हवाले से कि बिजनेस को रन करने के लिए जो बिजनेस ने एक्सपेंडिचर्स कर उनको बिजनेस के एक्सपेंसिस कहा जाता है। किसी भी बिजनेस को रन करना होना तो बिजनेस ने साथ साथ इनकम को अर्न करने के लिए हमेशा कुछ ना किया जाता है। जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एम्प्लॉयज को सैलरीज पे करना, ये भी बिजनेस का एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ये भी बिजनेस का एक्सपेंस कहलाएगा। इसी तरह से एडवर्टीजमेंट, अपने बिजनेस की जो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग किए जाते हैं, आप बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हो, वो भी आपकी बिजनेस का एक्सपेंस बन जाएगा। इसी तरह से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आगे जाके आप लोगों ने पढ़ने हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। अगर आप लोग देखो ना, उसका नाम ही डेप्रिसिएशन है, तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप लोग वहां पे जाके पढ़ोगे। उसके अलावा कोई लीगल चार्जेस वगैरह आप लोग पे कर रहे हो, अपने बिजनेस की इंश्योरेंस करवा रहे हो, वो भी आप लोगों का एक्सपेंस बन जाएगा। तो बिजनेस को रन करने के लिए, या हम यूं कह सकते हैं कि इनकम को अर्न करने के लिए बिजनेस जो अपनी तरफ से स्पेंडिंग्स करता है, हम उसको बिजनेस के एक्सपेंसेस कहते हैं। The cost incurred by a business so for earning revenue is called business expenses। और एग्जांपल्स देखें इसमें, सैलरीज एंड वेजेस क्लियर होगा सबको, रेंट, बैंक चार्जेस, कमीशन एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस। कमीशन एक्सपेंस अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग जाए ना किसी के ऊपर तो सेल्समैन खड़े हुए होते हैं, अभी आप गेट सेंटर ही हो रहे होते हैं तो वो आपके साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं और आपको गाइड कर रहे होते हैं कि ये चीज ले लें, ये चीज ले लें। तो उनको साथ में कमीशन भी दिया जाता है। जब वो कैश काउंटर पे जाते हैं ना आपका बिल करवाने के लिए, वो उसे बताते हैं कि भाई ये मेरा कस्टमर है, मेरे कोड के साथ इसको लिखना। तो उनकी जितनी भी वो टोटल सेल्स वगैरह करवाते हैं, उन सेल्स का 1 या 2% उनको कमीशन भी दिया जाता है। तो वो इस वजह से ऐसा सब कुछ कर रहे होते हैं। जब वो आपसे कहते हैं ना कि क्या कमाल की शर्ट लग रही है आप पे, तो सूट कर रही है, कर रही होती है, उसने वहां से निकालनी होती है। ऐसा नहीं होता कि वाकई आप पे सूट कर रही है और वो तारीफें कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सेल्समैन से कभी भी पूछ के ना लेना चाहिए, उसने तो वहां से निकालनी है और सबसे पुराना आइटम उसने सबसे पहले निकालना है। ऑलराइट, तो अच्छा लगे ना लगे अपने दिल से पूछ लेना। उनको कमीशन दिया जाता है, तो बिजनेस का किस्म का एक्सपेंस हो जाता है। तो यहाँ कमीशन एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंसेस वगैरह, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कि अगर बिजनेस ने किसी किस्म की कोई व्हीकल्स, गाड़ियां वगैरह रखी हुई हैं, तो गाड़ियों की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वगैरह होती है, वो एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाएंगे। फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, एंड एट द एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये लिस्ट मतलब बड़ी सी लिस्ट हो सकती है। आप लोगों ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ वो वाले एक्सपेंस लिखने हैं जो बिजनेस के हों। तो कि अगर बिल्डिंग अपनी है, क्या रेंट एक्सपेंस आएगा? लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऑलराइट, अब अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको कमीशन नहीं पे कर रहे हैं, तो क्या कमीशन एक्सपेंस आएगा? तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ वो वाले एक्सपेंस लिखने हैं जो बिजनेस ने, अगर नहीं किए हैं तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, expenses should be recorded in the bill so when it is incurred। अच्छा, इसको आप लोगों ने ना चैप्टर नंबर 4 में ज्यादा अच्छे तरीके से समझोगे, एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स। इससे मुराद ये होता है कि देखो, बिल्डिंग का रेंट हम जैसे ही उसको यूटिलाइज करते हैं ना, तो हम लोगों को रेंट पे कर देना चाहते हैं। अब अगर जनवरी के मंथ का रेंट है ना, तो जनवरी को ही चार्ज होना चाहिए, चाहे आपने दिसंबर में पे किया हुआ है, चाहे आपने फैब में जाके पे करना है, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं।
कि आपने पे कब किया है। हमें इस बात से गर्ज है कि है कौन से टाइम ड्यूरेशन का, जिस टाइम ड्यूरेशन का वो है उसी टाइम ड्यूरेशन में जाके रिकॉर्ड होना चाहिए। इसी तरह से सैलरीज एक्सपेंसेस, हमारे एम्प्लॉयज ने हमारे साथ काम किया जनवरी के मंथ, सैलरी उनको पे करूंगा फैब के फर्स्ट वीक के अंदर जाकर, ऐसा ही है ना, फैब में नहीं रिकॉर्ड होंगी। या हम ये नहीं कह सकते कि ये फैब की सैलरीज हैं, हम ये नहीं कह सकते। वो बेसिकली कौन से मंथ की सैलरी, तो जनवरी में ही रिकॉर्ड होनी चाहिए, फैब में नहीं जाना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे लिखने का मकसद ये था, अब जैसे हमारे पास यूटिलिटी बिल्स आते हैं, घरों के पास बिजली के बिल्स आते हैं, गैस के बिल्स आते हैं, अब वो बिल होते हैं प्रीवियस मंथ का, पे कर रहे होते हैं इस मंथ। तो क्या हम लोग सपोज जो आप लोगों ने फैब के मंथ में बिल पे किया होगा, क्या वो फैब के मंथ का बिल है, कब का है, तो उसकी रिकॉर्डिंग जनवरी में होनी चाहिए। और जो जनवरी के मंथ में आप लोगों ने बिल पे किया है वो, तो वो दिसंबर में जाके रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका जनवरी से नहीं हो। हाँ, ये अलग बात है कि पेमेंट जनवरी में हो रही है, तो इस चीज का पेमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सपेंस जिस टाइम ड्यूरेशन में है, जब इनकर्ड होता है उसकी रिकॉर्डिंग उसी टाइम पे होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट सुनो, ड्राइंग्स। क्या कैपिटल याद है आप लोगों को, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, शाबाश जी, investment made by the owner to run the business is called capital. शाबाश, good. तो ड्राइंग्स हमारे पास होती रहती हैं कि अगर बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। अगर बिजनेस ऑनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल, और अगर अपने बिजनेस से बात को पूरा करने के लिए कुछ विड्रॉ करता है, कुछ पैसे निकाल लेता है, तो उसे कहा जाता है ड्राइंग। ऑलराइट, तो ड्राइंग्स और कैपिटल का ताल्लुक बिजनेस ओनर के साथ है। अगर बिजनेस ओनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अच्छा वो इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं होती कि इन द फॉर्म ऑफ कैश ही हो, ये जरूरी नहीं है। बिजनेस की मलकियत, बिजनेस ओनर की मलकियत में एक शॉप थी, उसने वो शॉप और बिजनेस को दे दी, तो वो शॉप भी एज कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी। ऑलराइट, बिजनेस ओनर के पास उसकी गाड़ी थी जो उसने बिजनेस के यूज में लेकर आ गया, तब वो बिजनेस की बन गई, तो ये भी बिजनेस ओनर की तरफ से उसका कैपिटल ही कंसीडर होगा। तो जरूरी नहीं होता कि आप लोगों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाना है। इसी तरह से ये भी जरूरी नहीं है कि आपकी ड्राइंग कैश की फॉर्म में होनी चाहिए। ये आप सपोज कि आपका अपना ग्रोसरी स्टोर है, क्या आपके घर में ग्रोसरी आइटम्स की जरूरत नहीं पड़ती होगी, तो अपने लिए क्या किसी और की शॉप से जाके परचेज करोगे, तो अपनी शॉप से उठाओ। अच्छा, जब अपनी शॉप से उठाओगे कैसे दोगे, नहीं, तो फिर ड्राइंग्स के तौर पे रिकॉर्ड करो। गॉट इट। तो अगर आपका वो बिजनेस है, अब जो आपके पास तो जितनी इन्वेस्टमेंट थी सारी सारी बिजनेस को लगा दी, अब आपको पैसों की जरूरत पड़ी है तो कहाँ से, किसी और से भीख मांगोगे, बिजनेस से ले लो, आपका अपना बिजनेस है, ड्राइंग जाके रिकॉर्ड करोगे फिर। क्लियर। गुड्स की जरूरत पड़ी, आप गुड्स, गुड्स से मुराद है वही ग्रोसरी आइटम्स वगैरह जिसमें आप लोग ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, आपको जरूरत पड़ गई, आप अपनी शॉप से उठा लें, गुड्स ले लें, तो भी जाकर आप लोगों ने ड्राइंग्स के तौर पे रिकॉर्ड करना है। बिजनेस के पास एक गाड़ी थी और वो गाड़ी बाहर सेल करना चाह रहा था, या यूं समझ ले बिजनेस के पास एक कंप्यूटर रखा हुआ था, बाहर सेल करना चाह रहा था, लेकिन आपने सोचा आपके अपने बच्चों को भी तो घर में जरूरत है, आपने बिजनेस से उठाया, आपने घर में यूज करना शुरू कर दिया, ड्राइंग्स हैं। गॉट इट। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे की फॉर्म में ही आप विड्रॉ करें, आप गुड्स विड्रॉ करें, आप बिजनेस का किसी कोई एसेट विड्रॉ कर लें, तब भी वो ड्राइंग्स ही कंसीडर होगा। ऑलराइट, देखें इसके, व्हेन कैश और गुड्स और विड्रॉन बाय ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, ये बात ड्राइंग। अब देखो भाई, बिजनेस को पैसों की जरूरत है और बिजनेस का पैसा बैंक में रखा हुआ है, बैंक से कौन निकलवाने जाएगा, बिजनेस ऑनर ही जाएगा। अब वो भी तो बिजनेस ऑनर ही विड्रॉ कर रहा है, लेकिन क्या पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, नहीं, बिजनेस के यूज के लिए कर रहा है, तो ड्राइंग से नहीं है।
लेकिन अगर वो बैंक में से बिजनेस के बैंक अकाउंट में से जाके पैसा निकलवाए फॉर हिज पर्सनल, तो फिर ड्राइंग्स है। अच्छा, बिजनेस को इस बात से अब कोई गर्ज नहीं होती कि बिजनेस ओनर ने इस पैसे का क्या करना है। अक्सर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कहेगा जब बिजनेस ओनर ने घर का फर्नीचर परचेज करना था और उसके लिए बिजनेस से उसने पैसे भी लिए, तो हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि भाई आपने उन पैसों का क्या किया। बिजनेस ने फर्नीचर दिया या बिजनेस ने पैसे दिए? बिजनेस ने फर्नीचर दिया है या पैसे दिए हैं? अभी पैसे दिए हैं। बिजनेस पैसे रिकॉर्ड करेगा, ड्राइंग्स की फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा, फर्नीचर नहीं रिकॉर्ड करेगा क्योंकि बिजनेस के पास तो था ही नहीं फर्नीचर। क्लियर? हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि बिजनेस ओनर का पर्सनल यूज है क्या, कि भाई आप क्या करने जा रहे हैं। इसी तरह से अगर देखो यूटिलिटी बिल्स आपकी शॉप का भी आएगा, आपके घर का भी आएगा। अच्छा, शॉप का है तो बिजनेस को पे करना चाहिए, घर का है तो बिजनेस ओनर को अपने पर्सनल फंड, प्राइवेट फंड में से जाके पे करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप अपने घर का बिजली का बिल भी बिजनेस से पे करवा देते हो, ये भी ड्राइंग्स है। गॉट इट? क्या ये बातें सब बच्चों को समझ आ गई? किसी किस्म का कोई इशू? कुछ पूछना हो पूछ। हाँ, अगर अपने प्राइवेट फंड से बिजनेस का बिल पे कर देता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो फिर कैपिटल ही इंट्रोड्यूस किसकी? इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, कैपिटल बन जाता है। यहाँ पर सेविंग नहीं बनती, यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग होती है कैपिटल के तौर पर। तो मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे पास फॉर्म होती है, जरूरी नहीं आप पैसा ही दो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस ने बैंक लोन पे करना था और वो बैंक लोन बिजनेस ओनर ने अपने प्राइवेट फंड से पे कर दिया, तब भी कैपिटल है, बिजनेस ओनर की तरफ से इन्वेस्ट। अब देखो, अगर बिजनेस ओनर वो 5 लाख रुपए पहले बिजनेस को देता, फिर बिजनेस उठा बैंक वालों की लायबिलिटी पे करता, बैंक लोन देता, तो बिजनेस ओनर ने क्या किया, डायरेक्ट बैंक वालों को पे कर दिया। तो बिजनेस के पास उसने कैपिटल ही इंट्रोड्यूस करवाना, तो चाहे उसकी लायबिलिटी पे करते बिजनेस की, सुनिएगा, बिजनेस ऑनर चाहे बिजनेस की लायबिलिटी पे कर दे, कोई लोन वगैरह पे कर दे, कोई यूटिलिटी पे कर दे अपने प्राइवेट फंड से, तो आपने कैपिटल ही इंट्रोड्यूस करवाना है। सेम अब इसका उलट, कि अगर बिजनेस ऑनर की कोई लायबिलिटी पे कर देता है, बिजनेस ऑनर का कोई यूटिलिटी बिल पे कर देता है, तो ड्राइंग्स के तौर पे रिकॉर्डिंग होता है। क्लियर हो गई ये बात? कोई क्वेश्चन? गुड। नेक्स्ट है हमारा अदर इनकम। बिजनेस में जब भी बिजनेस ऑनर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करता है, तो लाजमी बात है उसकी नियत प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती है, और प्रॉफिट के ऊपर जो राइट बनता है ना, वो बिजनेस ऑनर का ही बनता है। इन्वेस्टमेंट जिसकी है, प्रॉफिट के ऊपर राइट उसी का है कि भाई प्रॉफिट भी आपका है। आप लोगों ने 5 लाख रुपया बिजनेस, उसके ऊपर 50,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। अब अकाउंटिंग रूल किस तरह से है? अब ऐसा नहीं है वो 50,000 रुपए बस वो निकाल लेगा, निकाल सकता है, इवन के 50,000 से ज्यादा भी निकाल सकता है। बिजनेस ओनर 50,000 से कम भी विड्रॉ कर सकता है, उसकी मर्जी, उसको जितनी जरूरत है उतने निकाल ले। अब क्या होता है कि बाय अकाउंटिंग रूल हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जो 5 लाख की थी, स्टार्ट की रहे, हम लोगों ने एट द एंड अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, वहां से हमें पता चला कि इसके ऊपर 50,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। हम उस प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बना देते, उस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर लेते, और हम लोग अब कहते हैं बिजनेस ऑनर से कि भाई 5 लाख पहले था, 50,000 रुपए तुमने इसके ऊपर अर्न किया, अब जो टोटल है ना वो 5,50,000 रुपए हो गया। अब तुम्हें अगर इसमें से कुछ चाहिए तुम निकाल लो। अब बिजनेस ऑनर कहता है मुझे घर के खर्चे के लिए 30,000 रुपए दे दो, तो वो 30,000 रुपए ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स के तौर पे रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन इस अमाउंट में से वो लेस हो जाएंगे। तो हम लोग बेसिकली अपना कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स लेस ड्राइंग्स, तो जो नेट अमाउंट हमारे पास बचेगी, अब देखो नेट अमाउंट हमारे पास क्या बची, 5,20,000 अगले साल के लिए इन्वेस्ट होता है। गॉट इट?
तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको जो कोई पैसे वगैरह चाहिए ड्यूरिंग द ईयर आप निकालते रहे हो, वो बेसिकली आपके पोर्शन में से जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग आपके इन्वेस्टमेंट को ड्यूरिंग द ईयर जो आपने प्रॉफिट अर्न किया उसमें ऐड करेंगे, और जितना आपने विड्रॉ किया वो हम लोग लेस कर देंगे। तो जो नेट अमाउंट हमारे पास बच जाएगी वो अगले साल के लिए इन्वेस्ट हो जाती है। अब सपोज अगर आपने पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं विड्रॉ किया कि आपकी इन्वेस्टमेंट 5,20,000 रुपए है, तो अब ये देखो अगले साल हो सकता है प्रॉफिट फिर इससे ज्यादा आ जाए, क्योंकि अगर आप लोगों ने 5 लाख रुपए के ऊपर 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, 5-20 पर उससे ज्यादा प्रॉफिट। हाँ, अगर आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है आप वो भी विड्रॉ कर सकते थे। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जितना आपका प्रॉफिट आया आपने विड्रॉ उतना ही करना है, या आपने विड्रॉ लाजमी करना है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। भाई आपके घर के अखराजात वैसे चल रहे हैं ना, अगले साल के लिए 5,50,000 ही इन्वेस्ट हो जाएगा और ज्यादा प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे, आपका बिजनेस एक्सपेंड करता जाएगा। गॉट इट? अब कोई और इशू? जी, लोन लाइबिलिटी है, हाँ, लाइबिलिटी एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं बनती। यूटिलिटी बिल्स हमारे एक्सपेंसेस हैं। अब ये लाइबिलिटी उस टाइम पे बनेंगे जब हम पे नहीं करेंगे। ये लाइबिलिटी उस टाइम पे होते हैं जब हम पे नहीं। देखो लाइबिलिटी क्या थी? ऑब्लिगेशन ऑन द बिजनेस टू ट्रांसफर टू पे समवन इन द फ्यूचर, ऐसे ही है ना। अब हमारे पास बिजली का बिल आ गया, उसके ऊपर ड्यू डेट है, और वो सपोज के 15th ऑफ द मंथ, 15 ऑफ द मंथ तक पे कर दूं तो कोई लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद मैंने पे नहीं किया, ड्यू डेट गुजर गई, मेरी लाइबिलिटी बन गई। ओके, अच्छा ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग कहते हैं ना कि नमाज हम पे फर्ज है ना, लेकिन क्या जोहर की नमाज का टाइम हुआ है? मुझे पे फर्ज भी नहीं है वो। जो नमाज अभी तक मेरी जिंदगी में आई नहीं है ना, वो मुझ पे फर्ज नहीं है। भाई अगर इधर मौत आ जाए तो मुझसे मेरी आने वाली जोहर की नमाज के बारे में पूछा जाएगा? क्यों? मेरी मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन ही नहीं बनी अभी तक। हाँ, उसका टाइम हो जाए, उसको टाइम पे अदा कर दें, बैलेंस गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक नहीं अदा करूंगा तब तक वो मेरे ऊपर मेरी ऑब्लिगेशन कि मैंने पढ़नी, मेरी लाइबिलिटी। क्लियर? वो तो हमारे ऊपर वैसे ही एक्सपेंस भी बनेगा। अच्छा, ये जो बिजली का बिल वगैरह होता है ना, ये हमारा एक्सपेंस भी होता है। लायबिलिटी का ताल्लुक इस बात से है कि आपने पे किया है या नहीं। अगर आपने पे कर दिया तो वो लाइबिलिटी नहीं बनी। हाँ, जब तक पे नहीं करोगे तब तक वो लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड रहेगी, साथ में एक्सपेंस और लाइबिलिटी। ओके, और कोई बात? शाबाश, कोई भी क्वेश्चन है माइंड में पूछा करो यार। अकाउंटिंग आप लोगों से, अगर आप लोग यहाँ पे आके खामोशी से बैठे रहे और किताबों में खोए रहे, पता नहीं कहाँ आ गए, कहाँ खेला करते थे, तो फिर कुछ भी नहीं समझ आना। ये अकाउंटिंग गुजर जानी है और एंड पे कुछ भी नहीं समझ आनी। अकाउंटिंग को समझना है ना, स्टार्ट से ही समझा जाए। अकाउंटिंग के साथ दोस्ती करनी है तो स्टार्ट से ही करो, वरना ये बाद में आपकी दोस्ती को एक्सेप्ट नहीं करे, बाद में आप फिर इसको डिजर्व नहीं करो। और ये बात हकीकत है। अभी चीजें इजी हैं, अभी जैसे ही इनको साथ साथ लेके चलोगे तो आने वाली चीजें भी इजी बन जाए। लेकिन अगर आप लोग अभी से डिमोटिवेट हो, आप अपने ख्यालों में खोए रहोगे और मेरा 1 घंटा गुजर जाएगा, तो आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। फिर आपकी जिंदगी गुजर जाएगी और आप ख्यालों में ही रहोगे और आप उन ख्यालों से बाहर नहीं आए, फिर आपको कोई भी अकाउंटिंग नहीं समझा सकती। हर चीज स्टार्ट में समझते हुए बहुत आसान और वो समझ भी आ जाती, लेकिन अगर आप लोग अपने आप को कंफ्यूज करोगे तो फिर ये जितनी खोई हुई दुनिया बैठी हुई होती है, जो इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते, जो बुक में पड़े हुए हैं, एट द एंड ये बिल्कुल वैसे ही बैठे होते हैं जैसे मेरे आने से पहले बैठे हुए थे। मतलब इनकी जिंदगी में से सिर्फ 60 मिनट्स रिमूव हो जाते हैं, उसके अलावा इनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे गुजारा। ऑलराइट, चीजों में इंटरेस्ट लोगे तो हर एक चीज आसान है, इंटरेस्ट नहीं लोगे तो हर एक चीज मुश्किल। तो चीजों में इंटरेस्ट लो, जैसे ही आप इन चीजों, ये बहुत ईजी है, सिंपल है। आपके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने इर्द गिर्द देखो तो हर तरफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग चल रही है आप लोगों के।
आपके घर के बाहर जैसे निकलते हो शॉपकीपर सामने बैठा होता है अकाउंटिंग कर रहा है, क्या वो सारी चीजें यही जो हम लोगों ने पढ़ी है वो ये नहीं कर रहा? तो वही तो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ क्या है नाम बता रहा हूँ, इन द फॉर्म ऑफ इन द टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले आप लोग ये टर्म नहीं यूज करते थे, तो अब मैंने आप चलिए ये ड्राइंग्स है, ये कैपिटल है, कैसा नहीं है? पहले आप लोगों को एसिड का नहीं पता था, हालांकि बाइक तो पहले भी थी आपके पास, लेकिन अब आपको पता है कि भाई ये मेरा एसिड है। अच्छा, पहले क्या आपने किसी दोस्त के पैसे के बाद आपको पता है कि भाई दोस्त के पैसे देने तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, ऐसा नहीं है? क्या यूटिलिटी बिल पहले नहीं पे करते थे आप लोग? फिर आज क्या पता चला है कि अगर बिजनेस क्या है तो हमारा एक्सपेंस है ना? ऐसा परचेजेस तो आप पहले भी करते थे। आप बाइक को परचेज करके आओ तो भी परचेजेस कहते थे, गुड्स परचेज करके आओ परचेज ही कहते थे, हमने कहा ऐसा ना करो, गुड्स को परचेज करो तो परचेजेस बोलना, अदरवाइज ना बोलना। बस इतना सा फर्क आया है। पहले आपको क्या आपको नहीं पता था कि जो उधार पर चीजें लेके जाते हैं हमने उसे पैसे रिसीव करने हैं? अब मैंने भी तो वही कहा है रिसीवेबल है, लेकिन साथ में उसको दूसरा नाम दे दिया, भाई तुम मेरे डेटर हो और तुम मेरे यासिर बने हुए हो जब तक तुमने मुझे पैसे नहीं देने। क्या आपको नहीं पता था किसी से उधार चीजें लेकर आते हैं तो हम उसको पे भी करते हैं फ्यूचर में जाकर? तो मैंने भी तो उसको पेएबल ही कहा है, पेएबल ट्रेड पेएबल ही कहा है, सिर्फ क्या दूसरा नाम बोल दिया कि इसको आप क्रेडिटर भी कह देना। कैसा नहीं था? इसमें मुश्किल क्या आया है? इसमें मुश्किल क्या आया है? तो चेहरे क्यों मुरझाए हुए? चेहरे क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं मतलब अकाउंटिंग नहीं, आपको कोई ऐसी लैंग्वेज में कोई चीज पढ़ा तो आपके ऊपर से कैसे ही है। तो आप लोगों के ना फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलना चाहिए कि भाई आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आप लोगों को चीजें समझ आ रही। अदरवाइज भाई जिंदगी है गुजर जाएगी, लेकिन क्या आप ऐसी जिंदगी गुजारना चाहोगे? अपनी जिंदगी में निखार खुद से पैदा किया जाए। जब तक आप खुद अपनी जिंदगी में चेंजेस नहीं लेकर आओगे कोई भी मेहनत नहीं करे। दूसरे उस टाइम पे मेहनत करते हैं जब वो ये देख रहे हो अगला डिजर्व करता है। और टीचर सबसे बड़ी फिल्म है। आपने बड़ी बड़ी फिल्में देखी, लेकिन टीचर से बड़ा ड्रामेबाज और टीचर से बड़ी फिल्म पैदा नहीं। हम इतने बड़े एक्टर होते हैं कि बगैर स्क्रिप्ट के आके बोल रहे होते हैं, हालांकि बड़े से बड़ा एक्टर भी स्क्रिप्ट सामने रखता है, उसे पता है उसे बोलना है, हम बगैर स्क्रिप्ट के आके बोल रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो आप लोगों की जिंदगी हमारे हाथों में जरूर है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन जब हमारी ऑडियंस हमारा साथ नहीं देगी आपको पता ही नहीं चलना कि हमने कब गर्दन दबा दी, इतनी सी देर तक। लेकिन अगर आप लोग हमारा साथ दोगे तो यकीन करो ऐसे उठा के लेके जाएंगे और आसमान की बुलंदियों को छू रहे होगे। तुम पे डिपेंड करता है कि एक टीचर ने कैसा पढ़ा। इंटरेस्ट नहीं लोगे टीचर ने कभी भी मेहनत नहीं, मैं नहीं, कोई भी। जब तक आप खुद से इन्वॉल्व नहीं होंगे टीचर नहीं करता। टीचर मेहनत करता है हमेशा ऑडियंस को देख कि मेरे सामने की ऑडियंस कैसी है। आप इन्वॉल्व होंगे, आप चीजें पूछेंगे, आप इंटरेस्ट लेंगे, आप एक्टिव होके बैठेंगे, पता चलेगा कि जान है बच्चों में और पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। बिलीव मी टीचर यहाँ पे भूल जाएगा कि वो क्लास में खड़ा हो, उन्हें इस लेवल का पढ़ा के जाना है। लेकिन जैसे ही वो पढ़ाएगा और सामने देखेगा भाई शायद कब्रिस्तान में फातिहा खाने के लिए हमें ऐसा लग रहा होता है कभी कभी, कभी कभी ऐसा लग रहा था जैसे गोभी के फूल पर रखे हुए हो और कुछ भी नहीं है। तो आपके ये फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह बहुत ज्यादा मैटर कर रहे हो। आप लोग सामने सिर्फ मुझे देख रहे हो, लेकिन मैं इतनी सारी आवाम को देख रहा हूँ, आपके चेहरों से पता चल जाता है आप पढ़ने के लिए आए हो या नहीं। तो भाई नींद है रात को पूरी कर लिया करो। लास्ट के 3 डेज तो हमेशा याद रखना कि जल्दी सो जाओ। ओके, गुड, शाबाश। और ये आवाज मुझे वहां से भी आनी चाहिए। ओके, गुड। चलिए, अदर इनकम। देखिए भाई, एक होता है बिजनेस की मेन सोर्स ऑफ इनकम। जैसे कि अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, कुछ क्या करते हो, मैं कहूंगा टीचिंग करता हूँ, तो टीचिंग से जो सैलरी मिलती है मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ टीचिंग ही करूँ, हो सकता है कि मैं कोई पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, वहां से मेरी अदर इनकम। हो सकता है मेरी कोई इन्वेस्टमेंट है जो मैंने बैंक में रखी हुई है, वहां से मुझे इंटरेस्ट इनकम आ रही है, अदर इनकम।
हो सकता है मैंने अपने घर का एक पोर्शन अपने यूज के लिए रखा हुआ है, दूसरा पोर्शन मैंने रेंट पे दिया हुआ है, वहां से भी मुझे इनकम आ रही है। अदर मतलब सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। हर बिजनेस का ना एक होता है प्राइमरी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है तो वो जो पैसा आएगा वो रिकॉर्ड होगा रेवेन्यू या सेल, वो अदर इनकम में नहीं जाएगा। लेकिन उस रेवेन्यू या सेल्स के अलावा अगर उसे कहीं और से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा आ सकता है? इन्वेस्टमेंट की हुई है कहीं और, बिजनेस के पास सरप्लस फंड्स था, उसने कहा नहीं यार मैंने अपने बिजनेस में ना बस इतना इन्वेस्ट करना है, इससे ज्यादा कर इसका अपने बिजनेस में नहीं लेना। तो सरप्लस फंड था, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, इजाफी, उन्हें उठाया बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, वहां से उसे 10% इंटरेस्ट, वो जो इंटरेस्ट आएगा बिजनेस की अदर सोर्स ऑफ इनकम है। बिजनेस के बाद ना 5 शॉप्स थी, उसमें से 3 वो अपने यूज में लेकर आया है, 2 शॉप्स बिजनेस ने रेंट पर दे, वहां से रेंटल इनकम उसको मिल रही है। बिजनेस का कोई फिक्स एसेट है, देखिए भाई फिक्स एसेट आपके पास बाइक हो और वो पुराना हो जाए, खराब हो जाए, क्या आप अपने पास क्या दफना दोगे उसको? क्या करोगे? क्या आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं। अच्छा, सेल करने से क्या आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता? अगर प्रॉफिट अदर सोर्स ऑफ इनकम, और अगर लॉस हो गया एक्सपेंस। ओके, तो बिजनेस हमने फिक्स एसेट भी सेल कर सकते हैं। तो जैसे ही अपने फिक्स एसेट को सेल करेंगे या तो प्रॉफिट होगा, या अगर प्रॉफिट होगा तो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, अदर इनकम में रिकॉर्ड होगा, और अगर लॉस हो गया तो बिजनेस का एक्सपेंस बन जाएगा। Got? अब देखो यहाँ पे, इनकम अराइजिंग अदर देन इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, और इनकम which is earned by the business through its non-core activities. Core activities मतलब मेन एक्टिविटी, नॉन कोर एक्टिविटीज सेकेंडरी एक्टिविटी। अगर कोई जॉब वगैरह आप लोग कर रहे हो या अदर सोर्स ऑफ इनकम आपके पास जो मौजूद है, उन्हें नॉन कोर एक्टिविटीज। एग्जाम्पल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं हमारे पास? रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटरेस्ट इनकम। एनी शो? फ्रेश कैपिटल। सुनो, जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ना, तो लाजिम बात है विदाउट कैपिटल विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं स्टार्ट होगा। उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस कौन करेगा? बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर ने अपना पैसा डाल दिया उसके अंदर, उस टाइम पे के पास थे। अब ऐसा नहीं है कि रात को पैसा डाला सुबह उठा के निकाल दिया और कहता मेरी ड्राइंग, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो बिजनेस ही नहीं शुरू हुआ, अभी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, अभी बिजनेस करना है हम लोग। और जितना हो सका उसने अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर दी, बिजनेस रन होना शुरू हो गया। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कैपिटल सिर्फ फ्रॉम द बिगिनिंग ही इंट्रोड्यूस होना चाहिए। आप लोगों ने अपना बिजनेस रन करना स्टार्ट किया, आपने देखा कि भाई मेरे बिजनेस का स्कोप अच्छा है, मैं इसमें मजीद इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आप मजीद उसमें इन्वेस्ट किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। जरूरी नहीं फिर फर्स्ट ईयर के ही दरमियान में करें, नहीं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में भी आपने देखा कि आपके बिजनेस को एक्सपेंशन की जरूरत है, आप अपना पैसा इंट्रोड्यूस करवा दो। जब भी आप अपना पैसा इंट्रोड्यूस करवाओगे कैपिटल में, राइट? अच्छा, ड्राइंग्स के लिए भी ये जरूरी नहीं है एंड होने का वेट करो। भैया आपके अपना ग्रोसरी स्टोर है, आपके घर में चीजों की जरूरत पड़ी है, दूसरों की शॉप जाओगे कि भाई अभी मेरा साल होने में देर है, इस वजह से मैं अपनी शॉप से पैसे नहीं निकलवा सकता या ड्राइंग नहीं कर सकता, तो आप दे दो। नहीं ना, तो ड्यूरिंग द ईयर किसी भी टाइम पर अगर आपको पैसों की जरूरत है, आपको गुड्स की जरूरत है, तो आप अपने बिजनेस से ड्राइंग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किस सिचुएशन का वेट करो। लेकिन ये इलॉजिकल सी बात है कि आज मैंने पैसे इंट्रोड्यूस करवाया, कल मैंने उसमें से 50,000 रुपये निकाल, तो ये नहीं होता रहता जी। तो वो तो बिजनेस ही ऐसी है ना, उसमें तो वैसे भी अब आप पे डिपेंड करता है ना कि आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन अगर आप लोग कोई शॉप वगैरह ओपन करो, क्या आप ऐसा करोगे? नहीं हो करना। बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है। अब अगर आप लोग स्टॉक एक्सचेंज में जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो तो पलक झपकने की बात है भाई, आप अभी इन्वेस्ट करो, अगले 10 सेकंड के बाद विड्रॉ करवा लो,
फिर सारा के सारा वो पैसा आपका, फिर तो वो बिजनेस बस शुरू हुआ और खत्म हो गया, उसका जो प्रॉफिट था आपके सामने आ गया। कि मैंने सपोज अगर 10,000 लगाए तो अब ये 12,000 रुपये हो गए हैं, 2,000 रुपये का प्रॉफिट है मेरा। आगे आप पे डिपेंड करता है कि आप दोबारा वही 10 लगाते हो या 12 लगाते हो, कि वो 2,000 विड्रॉ करती हो या नहीं करते, आप पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो यहाँ पर वैसे हम लोग ज्यादा स्टॉक बात नहीं कर रहे हैं इस तरह। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखें, जहां तक आई होप कि सारी बातें सब बच्चों को क्लियर होंगी। जी कौन है? बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होता क्या? हाँ जी ईमान, कैपिटल किसी भी टाइम पे इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग तो विदाउट कैपिटल आप थोड़ी ना बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। और उसके बाद जब भी आपके पास पैसा और बिजनेस की जरूरत हो आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो बिजनेस को। हाँ कोई मसला नहीं है, खैर है। सपोज के 5 लाख रुपए थे, हम लोगों ने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी कैपिटल, मैंने आपसे कहा था कि बिजनेस के कैपिटल में हम बिजनेस का प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो लाजमी बात है लॉस होगा तो लेस कर दूंगा। उलट है ना एक दूसरे का, प्रॉफिट है तो मैं उसको ऐड करता हूँ, लॉस तो लेस कर दूंगा। भाई 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 50,000 रुपए का लॉस हो गया है, मेरी इन्वेस्टमेंट 4,50,000 रुपए बच गई है। अब उसमें से भी मैंने अपनी जरूरियात के लिए 30,000 रुपए निकाल लिए, अगले टाइम पीरियड के लिए 4,20,000 रुपए जाएगा। ओके, प्रॉफिट हो तो अपने कैपिटल में ऐड कर दिया करो, और अगर लॉस हो तो कैपिटल से लेस कर दिया। ड्राइंग्स हमेशा राइट, क्लियर है? हाँ जी नेक्स्ट, ऑनलाइन में क्वेश्चन आया है। ओके सर, ओके थैंक यू। अकाउंटिंग पीरियड, अच्छा अब हम लोगों ने बात करनी होती है एक अकाउंटिंग पीरियड की, फाइनेंशियल ईयर की, और ये हमेशा होता है अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आज हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया, आज सुबह दुकान खोल के बैठे और शाम को हम लोग कैलकुलेशन कर प्रॉफिट लॉस हुआ, ऐसा नहीं है। बिजनेस को हमेशा टाइम देना पड़ता है। हाँ वैसे अगर आप लोग चाहो तो आप चाहे मंथली बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो, आपकी मर्जी है। आप क्वार्टरली बेसिस पे बना के बाद आप पे डिपेंड करते हैं, इवन के कुछ बिजनेसेस क्वार्टरली बेसिस पे बनाते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन्हें अपनी प्रोग्रेस का पता चल रहा होता है कि हम किस तरह से चल रहे हैं, हमें कितना मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है। सेमी एनुअल बना सकते हो, लेकिन बाय लॉ ये आपके पास 1 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। A period of 1 year, complete 12 months of business operation is known as accounting period. इसको हम लोग रिपोर्टिंग पीरियड भी कहते हैं, इसको हम लोग फाइनेंशियल पीरियड, फाइनेंशियल ईयर, रिपोर्टिंग ईयर, पीरियड की जगह पे ईयर भी लगा सकते हैं। ऑलराइट, तो financial statements relate to given period of time, usually 12 months of business operations, known as financial year पीरियड और रिपोर्टिंग पीरियड। अब वैसे आप लोग चाहे जब मर्जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, लेकिन साल के बाद बनाना जरूरी हो जाता है। अच्छा ये भी सोल ट्रेडर के लिए जरूरी नहीं है, सोल ट्रेडर से कोई नहीं आके पूछने वाला भाई मैं सोल ट्रेडर हूँ, क्या मुझसे मेरा प्रॉफिट पूछोगे कि मुझे बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ है? नहीं, आपको पूछ नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा, तो मुझे बनाने की जरूरत भी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाने पे भी अच्छा खासा खर्चा और अच्छा खासा टाइम लगता है। लाजिम बात है अगर आप अकाउंटेंट नहीं है तो आप अकाउंटेंट को हायर भी करोगे, फिर उसको पे भी करोगे, तो आपका अच्छा खासा एक्सपेंस हो जाना है, और अकाउंटेंट थोड़े से पैसे नहीं लेता। चार्टेड अकाउंटेंट हो तो वैसे भी लाखों, तो उसके लिए बिजनेस भी आपको उस लेवल का होना जरूरी है। तो अगर आप सोल ट्रेडर है ना तो आपको ऐसा बनवाने की जरूरत नहीं, लेकिन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि हर हाल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है और एनुअल बेसिस पे बनानी। तो इस वजह से 12 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन बताया गया है कि आपने हर साल की बिजनेस की बारे में हमें बताना है। अब देखिए, क्या ये जरूरी है कि हर बिजनेस हैप्पी न्यू ईयर पे स्टार्ट हो? नहीं, किसी भी टाइम पे हो सकता है, जब आपका दिल चाहे रात को ख्वाब देखा अगले दिन उठ के कर दो। कोई इसके ऊपर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक डेट का इंतजार करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो अगर आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो 1 जनवरी ईयर 1,
तो उसका अकाउंटिंग पीरियड, पहला अकाउंटिंग पीरियड एंड कब होगा? 31 दिसंबर ईयर 1। ऑलराइट, 1 जनवरी ईयर 2 को नहीं, उस दिन अगला अकाउंटिंग शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला एंड कब होगा? 31 दिसंबर ईयर 1। और अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो 1 अप्रैल ईयर 1 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसका अकाउंट एंड कब जाके होगा? 31 मार्च ईयर 2। ईयर 1 ना बोल देना, 31 मार्च ईयर 2, तब जाके इसके 12 मंथ कंप्लीट हो। अगर आपने स्टार्ट किया 1 जुलाई ईयर 1 को, तो कंप्लीट होगा 30 जून ईयर 2 को। बात क्लियर हो गई? पूरे 12 महीने आप लोगों ने कवर करने। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आपके पास आ रहा है स्टॉक और इन्वेंटरी। अनसोल्ड गुड्स at the end of the accounting period is इन्वेंटरी या स्टॉक। अच्छा, जैसे आप किसी शॉप में एंटर होते हैं ना, बेसिकली उस शॉप में जितना भी सामान आपको नजर आता है ना, वो सेल होता है। ऐसा ही है ना, मतलब आप उसमें तो कुछ भी डिमांड करेंगे ना, तो जो फॉर सेल पर्पस के लिए उसने चीजें गुड्स वगैरह रखी हुई हैं, तो अभी तक तो सेल नहीं हुई ना, इसीलिए तो शॉप में पड़ी हुई है। अनसोल्ड है ना, तो सारी उसकी इन्वेंट्री है, उसका स्टॉक है। अच्छा, इसके लिए जरूरी नहीं होता कि अकाउंटिंग या रेंट का वेट किया जाए। बस शॉप दुकान बंद करके जाते हैं, तो उस टाइम पे भी दुकान में जितना भी सामान रखा हुआ है वो सारा उसकी इन्वेंट्री है, उसका स्टॉक। क्लियर? और ये बिजनेस का ऐसा रिसोर्स होता है जो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा होता है। किस चीज के? कि जैसे ये सेल होगा आपके पास पैसा आएगा, है ना ऐसा? तो इसे अच्छा, कब सेल होगा? क्या 1 साल के बाद करोगे? नहीं, आप तो डेली आ रहे हैं, आप तो शॉर्ट टाइम पीरियड में मतलब सेल करना चाह रहे हैं उसको, तो आपका ये करंट एसेट बनता है। बिजनेस का ये एक ऐसा रिसोर्स है जो सेल पर आपको बेनिफिट दे जाएगा। कैसा बेनिफिट? क्योंकि वो खुद 10 रुपए का है, लेकिन जब सेल होगा तो 15 रुपए का होगा। आपकी कॉस्ट कम होती है और आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है। जब सेल होगा तो 15 रुपए में हो जाएगा, तो 5 रुपए तो वैसे ही एक्स्ट्रा एज अ प्रॉफिट आपको देके जा रहे हैं, और वो टोटल 15 रुपए भी आपका बेनिफिट बन सकता है। इस वजह से इन्वेंट्री, जब अगर आपको याद हो तो करंट एसेट्स की एग्जांपल में सबसे पहली एग्जांपल इन्वेंट्री थी। स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री या स्टॉक जो जिस गुड्स में हम लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उन वो जो हमारे पास अनसोल्ड फॉर्म में मौजूद है, जिनको अभी हम लोगों ने देखा है, वो बिजनेस की इन्वेंट्री स्टॉक, मतलब वेयर हाउस में उसने जो अपना सामान रखा हुआ है, अपनी शॉप में जितना उसने सामान रखा हुआ था जो अभी तक सेल नहीं, उसके लिए उसकी इन्वेंट्री। हर साल देखो, वैसे तो डेली बेसिस पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी इन्वेंट्री क्या है, लेकिन इन्वेंट्री को काउंट करना कोई इतना आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है कि आप अपनी इन्वेंट्री। हाँ, अगर आपने कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है, तो आपका सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि आपके पास कौन से आइटम कितनी क्वांटिटी के साथ मौजूद है। आपका सॉफ्टवेयर आपको अपडेट कर कि आपके पास इतनी इन्वेंट्री मौजूद है। अब वैसे भी अकाउंटिंग थोड़ी एडवांस हो चुकी है, तो अब आपको मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं होती, आपके सारे ही काम सॉफ्टवेयर के जरिए हो रहे होते हैं। इवन कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक आपका सॉफ्टवेयर बना रहा होता है। ऑलराइट, पहले ये था कि मैनुअली आप लोगों को खुद करना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। अब हर छोटे से छोटा बिजनेस भी है ना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रखा, उसे पता है मैंने सिर्फ इसको ये चीज बतानी है और बाकी सारी एडजस्टमेंट्स इसने खुद करके दे दी। तो मतलब आप लोगों की वर्थ वैसे अब कम होती जा रही है। अब आप लोग ने सिर्फ हाई पर बैठे हो। पहले आप लोगों को ये बच्चों वाले काम भी करने पड़ते थे, अब आपको वो बच्चों वाले काम करने की जरूरत नहीं। अब आप लोग हाई लेवल के ऊपर बैठेंगे। अब यहाँ पे देखें, इन्वेंट्री या स्टॉक अब फर्स्ट ईयर होगा, तो फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में कुछ भी नहीं होता आपके पास, अभी आप लोगों ने चीजें परचेज करनी है। ये अब आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक फ्रूट सेलर की, जो डेली बेसिस पे मार्केट जाता है, फ्रूट्स लेकर आता है सुबह के टाइम, पूरा दिन करता है। क्या ये जरूरी है कि जब शाम को वो घर जाने लगे तो सारे के सारा फ्रूट सेल हो चुका हो? क्या ये जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास कुछ ना कुछ बच गए, तो उस दिन के एंड पर जो वो अनसोल्ड फ्रूट घर ले गए वो उसकी इन्वेंट्री। हाँ, आप लोग अक्सर देखो ना तो वो लोग खुद नहीं यूज करते इनको, अगले दिन वो दोबारा से वही फ्रूट लेकर आता है। अगले दिन का स्टार्ट वो कहां से कर, उन्हीं उसी इन्वेंट्री से जो रात को छोड़ के गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक शॉपकीपर, क्या जरूरी है कि रात को जब जाने लगे अपने घर तो सारी शॉप खाली करके जाए, सब कुछ बेच कर जाए? जरूरी है? नहीं, जब शाम को शॉप बंद करेगा उस टाइम पे जितना भी सामान रखा हुआ है वो उस दिन का क्लोजिंग होगा, उस दिन की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। लेकिन जब अगले दिन आएगा, अगले दिन का स्टार्ट उस करेगा, तो वो अगले पीरियड के लिए ओपनिंग बन जाता है। तो जी जो आपका स्टॉक होता है ना, ये फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, अब फर्स्ट ईयर में ओपनिंग नहीं होता, फर्स्ट ईयर का ओपनिंग नहीं होता क्योंकि बिजनेस ही नहीं शुरू हुआ, अभी किया था आप लोगों ने, फर्स्ट ईयर का ओपनिंग नहीं होगा। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग मिला, हर साल का क्लोजिंग अपने आने वाले साल के लिए ओपनिंग बन जाता है। तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग अपने आपके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं अकाउंट पेएबल एंड अकाउंट रिसीवेबल। इससे पहले ना आप लोगों ने टर्म यूज की ट्रेड पेएबल एंड ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री से रेलिवेंट आपका पूरा एक चैप्टर है और अकाउंटिंग का पूरा एक स्टैंडर्ड IAS 2, और आप लोगों की बुक के अंदर है चैप्टर नंबर 7। हम लोगों ने इन डिटेल जाकर इसको देखना है कि इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू पे करनी है, इन्वेंट्री पे लॉस हो सकता है, किस तरह चीजें डैमेज हो गई तो इन्वेंट्री पे लॉस है, चोरी हो गई तभी तो लॉस है, जल गई, आग लग गई, फ्लड आ गया, बह गई, तब भी तो इन्वेंट्री का लॉस है, तो इन्वेंट्री में लॉस हो सकता है। तो लॉस को कैसे रिकॉर्ड करना है उसके लिए इंतजार करना है। ओके, चैप्टर नंबर 7 में जाके देखेंगे कि हम लोगों ने इन्वेंट्री के लॉस को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, लेकिन लॉस होता है इन्वेंट्री। जी, पेबल या अकाउंट रिसीव, अच्छा नाम से जाहिर है, इससे पहले आप लोगों ने ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल पढ़ लिया था ना सब बच्चों ने। आज वर्ड यूज हो रहा है अकाउंट पेएबल एंड, अच्छा से तो बात समझ आ गई, मेरी लायबिलिटी है मैंने पे करना है, और रिसीवेबल से बात समझ आ गई मेरा एसेट है और मैंने रिसीव करना है। ऑलराइट, किससे? यहाँ पर आपका वो सप्लायर जिससे आपने गुड्स ली थी वो नहीं आता, और ना ही वो कस्टमर जिसको आपने गुड्स सेल की थी ऑन क्रेडिट वो नहीं आएगा। उन दोनों के अलावा कोई भी दूसरी पार्ट वो अकाउंट पेएबल एंड अकाउंट रिसीवेबल करता है। देखिए बात सुनिएगा, अगर आप लोगों ने गुड्स बाय की ऑन क्रेडिट, अगर आप लोगों ने गुड्स बाय की ऑन क्रेडिट, उसे आप लोगों ने कहना है ट्रेड पेएबल। लेकिन गुड्स के अलावा कुछ भी हो, मतलब फिक्स एसेट, आप लोग अपने फिक्स एसेट पे भी तो उधार पे ले सकते हैं ना, आप उनको ट्रेड पेएबल नहीं कहते। देखो ट्रेड से क्या मुराद था, मतलब कि आप लेन देन सेल एंड परचेज फॉर सेल पर्पस कोई ना कोई चीज ले रहे थे, हमने उनको गुड्स का वर्ड दे दी। जब आप अपने फिक्स एसेट लोगे तो क्या फिक्स एसेट आप करोगे या सेल करोगे? क्या वो उधार पे नहीं हो सकते? हो सकते हैं, तो उनको ट्रेड पेएबल नहीं कहते, उनको अकाउंट पेएबल। हाँ बिल्कुल, कुछ भी और गुड्स के अलावा कुछ भी और, जैसे फिक्स एसेट में, फिक्स एसेट में कोई भी फिक्स एसेट आप लोगों का आ जाए, कुछ भी ऐसी चीज, इवन कि आपके एक्सपेंसेस भी अगर ये उधार पर चले जाएं तो आप लोगों ने उनको अकाउंट पेएबल कहना। ऑलराइट, और फिर अकाउंट पेएबल के साथ उनका नेम आ जाता है। जैसे मैंने फर्नीचर परचेज किया तो मैं लिखूंगा अकाउंट पेएबल फॉर फर्नीचर। मैंने व्हीकल परचेज की, अकाउंट पेएबल फॉर व्हीकल।
ऑलराइट, कोई एक्सपेंसिव से रेलिवेंट कोई पेएबल है, अकाउंट पेएबल फॉर, क्लियर। अच्छा, अब अगर मुझे पता हो उनका नाम, फर्नीचर ABC एंड फर्नीचर, मैंने उनसे परचेज किया, तो मैं लिखूंगा अकाउंट पेएबल टू ABC एंड फर्नीचर। XYZ एंड मोटर से मैंने व्हीकल परचेज की, तो मैं लिखूंगा कि अकाउंट पेएबल टू XYZ मोटर्स। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर। रिसीवेबल, गुड्स सेल करने के अलावा अगर कुछ भी आपने ऑन क्रेडिट सेल कर दिया और अभी आपने पैसे रिसीव करने हैं, ऑन क्रेडिट है तो लाजमी बात है रिसीव करने हैं, तो आपके अकाउंट रिसीवेबल बन जाते। जैसा कि क्या आप अपने फिक्स एसेट नहीं सेल करोगे? कर सकते हो। क्या वो उधार पे नहीं जा सकते हैं? तो रिसीवेबल बनेगा, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल है। तो ये अब अकाउंट रिसीवेबल है। इसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही अकाउंट रिसीवेबल फॉर, या जो भी चीज हो, और अगर उसका नाम हो, पर्सन का नाम पता हो, तो अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम XYZ ABC, जो भी होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें, अ पर्सन फ्रॉम होम फिक्स एसेट्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो अगर यहाँ पे फिक्स एसेट की जगह पे गुड्स होता तो ट्रेड पेएबल, फिक्स एसेट है तो अकाउंट पेएबल। इसी तरह से अकाउंट रिसीवेबल, अ पर्सन टू होम फिक्स एसेट्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज नोन एज अकाउंट रिसीवेबल। बात क्लियर हो गई? कोई इशू? गुड, शाबाश। नेक्स्ट बस दो डेफिनेशन हमारी रहती हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।